चैप्टर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें। प्रोबेबिलिटी चांस को कहते हैं, आउटकम कहते हैं कि कोई सी दो चीज़ें उनमें से क्या चांस होता है किसी एक चीज़ के आने का, दूसरी चीज़ के आने का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी is a way of expressing how likely something is to happen, कि कोई चीज़ कैसे हैपन होगी, ये हमारा प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ चांस। इसमें हम चांस देखते हैं, क्या चांसेस हैं किसी एक चीज़ के आने के या दूसरी चीज़ के आने के। ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के हैपन होने का क्या चांस है। यूजुअली, और आमतौर पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, कोई भी चीज़ होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हेन एंड इवेंट, जब एक इवेंट एज प्रोबेबिलिटी 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो, इट मीन्स, इसका मतलब होता है इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एक हम सिक्का फेंकें और 1 भी आए, हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये इस तरह का इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ठीक है, व्हेन एन इवेंट has a probability of 1, has a probability of 1, it means, तो इसका मतलब होता है it means it may happen, it may certain to happen, ये पक्का हैपन होगा, वाक़या होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल दें, अच्छा आप छोटी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट देने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ। आप अपनी बुक फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर फ्लिपिंग, अगर हम फेंकते हैं एक कॉइन को एज अ प्रोबेबिलिटी, तो उसमें क्या होती है प्रोबेबिलिटी 0.5 या 50% हेड की भी और टेल की भी, ऑफ लैंडिंग के, वो आके गिरेगा, नीचे पड़ेगा, लैंडिंग हेड एंड और इसी तरह प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ टेल इक्वल टू 0.5 या 50%। यानी हेड के चांस भी 0.5 होते हैं और उसके भी, टेल के भी उतने ही चांस होते हैं। प्रोबेबिलिटी हेल्प अस, ये हमारी मदद करती है
अंडरस्टैंड समझने में, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्ट्स आउटकम या रिजल्ट ऑफ रैंडम इवेंट। कोई भी जो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या ओपन हैपन हो सकता है। ठीक है, तो ये था जी सारा प्रोबेबिलिटी के बारे में। सारा आपने याद नहीं करना, बल्कि अपनी मर्ज़ी का उसमें से कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लें। क्वेश्चन 2 है श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स, तो श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो और वो सर्टेनली हैपन होगा। एन इवेंट whose probability is 1 and it is certain to happen, तो मैं यकीन है कि ऐसा हो जाएगा to happen। एग्जाम्पल, when we टॉस अ कॉइन, जब हम कॉइन टॉस करते हैं, वी आर श्योर हमें यकीन होता है दैट आइदर हेड, कि या तो हेड होगा और टेल विल बी आउट कम। ठीक हो गया, तो ये हो गया श्योर इवेंट। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबे, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका भी जो सवाल पढ़ा है, तो जो इसकी रेंज होती है, रेंज इज बिटवीन, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो रेंज होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की वो क्या होती है। तो कंडीशनल, द प्रोबेबिलिटी that happens after another event has happened, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो तब हो जब दूसरी कोई और इवेंट वाक़या हो गया हो, तो वो क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसको मज़ार कैसे कहते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, तो ये आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें बी इवेंट पहले हैपन हो चुका होता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसीजर, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसीजर that results
इसका नतीजा क्या निकलता है? रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम्स, जिसके नतीजा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, द आउटकम्स, और जो उसके आउटकम्स होते हैं, कैन नॉट बी predicted with certainly beforehand, यानी हम प्रिडिक्ट तो करते हैं लेकिन यकीन नहीं हमें होता क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन इट मे बी, तो ये हो सकता है आइदर हेड आ जाए और टेल अपीयर्स। तो ये क्या है? इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरह आप एक जो है ना डाइस फेंक सकते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, वो भी क्या है? हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द टर्म आउटकम विद एग्जांपल। आउटकम विद, आउटकम से क्या मुराद है? एन आउटकम रेफर्स, इससे मुराद क्या होता है? टू अ पॉसिबल रिजल्ट। ये एक पॉसिबल रिजल्ट को शो करता है कि रिजल्ट हमारा क्या क्या हो सकता है। और ऑकरेंस, कि अगर हम कोई इवेंट करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, पॉसिबल ऑकरेंस दैट कैन अराइज, जो हमें मिल सकती है फ्रॉम अ पार्टिकुलर इवेंट, किसी खास इवेंट से, और एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एग्जाम्पल, इन कॉइन टॉस में हेड और टेल जो है वो क्या है? आर आउटकम्स, ये हमारी आउटकम्स होती हैं। ठीक है, आउटकम से मुराद अगर हम कॉइन टॉस करते हैं ना, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, वो आउटकम है उस इवेंट की, यानी कि जो हम कॉइन फेंकते हैं ना, वो उसकी आउटकम है कि उसके रिजल्ट में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। आगे 7 है। क्वेश्चन 7 कहता है, राइट द नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट रूल यूज फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रूल जो हैं वो बता दें। एक हम कॉम्बिनेशन का वो फार्मूला यूज़ करते हैं, सी वाला, जब हम कार्ड्स वगैरह की कॉम्बिनेशन निकालते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन रूल है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो ये होगा 7। आगे है क्वेश्चन 8, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या है? इसको हम आउटकम भी कहते हैं। ठीक है, आउटकम, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट।
ठीक है, ये क्या है, इट इज अ सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, ये एक वाहद या सिंगल पॉसिबल रिजल्ट होता है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और ट्रायल या ट्रायल का, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, इज़हार करता है, बताता है, मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोस्ट सबसे बेस में चले जाएंगे, बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन probability theory। एग्जाम्पल, इफ वी, देखो वही बार बार एग्जाम्पल है, इफ वी टॉस अ कॉइन सो इवेंट और क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, ठीक है, दोनों नहीं आ सकते, तो ये क्या एक सैंपल पॉइंट है, हेड और टेल जो है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सैंपल पॉइंट जो सिंगल पॉसिबल रिजल्ट को ज़ाहिर करेगा, यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो या हेड आएगा या टेल, तो ये सिंगल होगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, कहता है प्रोबेबिलिटी क्या है टेल या हेड की ऑन थ्रो ऑफ कॉइन, अगर हम कॉइन सेंड करें, ठीक है, तो कॉइन के जो सैंपल स्पेस है वो या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो हेड प्रोबेबिलिटी जो है कितनी दफ़ा एक, और टोटल सैंपल कितने हैं, 2, ऐसे ही टेल प्रोबेबिलिटी निकालें तो टेल कितना है, 1 है, टोटल कितना है, 2 है, तो ये इनके आउटकम्स हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज ट्रायल, ये ट्रेल लिखा हुआ है लेकिन ये ट्रायल है, ठीक है। व्हाट इज ट्रायल, क्वेश्चन नंबर 10, एनी पार्टिकुलर, कोई भी हास, एनी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस या रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की खास परफॉर्मेंस इज कॉल्ड अ ट्रायल, इज कॉल्ड अ ट्रायल। अब इसकी मिसाल में आप क्या लिखोगे, यही लिख लोगे, इफ़ वी टॉस अ कॉइन एन इवेंट, क्या आ सकते हैं, हेड और टेल, तो ये क्या है, इसके ट्रायल हैं, ठीक है। ये मिसाल दोबारा लिख लेंगे, बार बार वही आ रही है। 11वां, डिफाइन एन इवेंट, इवेंट क्या है, तो इवेंट क्या है, एनी व्हेन वी टॉस अ कॉइन, अगर हम कॉइन टॉस करें, द इवेंट्स आर हेड और टेल, तो इवेंट क्या है, या हेड हो सकता है या टेल हो सकते हैं, तो ये हेड और टेल क्या है हमारे पास, इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट।
सिंपल और कंपाउंड इवेंट। अ सिंपल इवेंट, जो सिंपल इवेंट होता है, इज अ सिंगल आउटकम, इसमें एक रिजल्ट आता है हमारे पास। इज अ सिंगल आउटकम और रिजल्ट। ऐसे ही सिंपल इवेंट क्या होगा जिसमें एक ही रिजल्ट आएगा ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट का। मिसाल के तौर पर अगर हम एक डाई थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 2/6, 3 की 3/6। ये सारे सिंगल हैं, सिंपल इवेंट हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इवेंट क्या होगा? कंपाउंड इवेंट इज एन इवेंट, ये ऐसा इवेंट होगा कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल होगा 2 और 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर सिंपल इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स पे मुश्तमिल होगा। ऑकरिंग टुगेदर, जो इकट्ठे आ रहे होंगे, ऑकरिंग टुगेदर इन कम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर हमें कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन डाइस थ्रो, तो अब ये देखें ना, इवन नंबर प्रोबेबिलिटी में क्या आएंगे? इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6, तो ये 3/6 होगा। तो ये देखो ना, यहाँ तो अगर हमने 1 लिया था तो 1 आया, 2 तो 2 एक एक था। अब इसमें इवन नंबर में देखो 3 आ गया हमारे पास, तो ये होता है कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल और कंपाउंड इवेंट आ गए हमारे पास। तो 13 भी यही है कंपाउंड इवेंट, तो उसमें आप सिर्फ ये वाला लिख लोगे। 14 है श्योर इवेंट, 14 है श्योर इवेंट। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम क्या कहते हैं जी? वो श्योर इवेंट है, ठीक है। ऐसा कोई भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये श्योर इवेंट है, ठीक है। और अगर इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो फिर क्या लिखेंगे? इसको हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, सर्टेन इवेंट, ठीक है, या सर्टेन आउटकम भी कहते हैं, सर्टेन आउटकम। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन इवेंट दैट इज गारंटीड, जिसकी गारंटी है, पक्का है, टू हैपन, कि ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा इवेंट क्या होगा? श्योर इवेंट जो होता है हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है हमारे पास, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो हमने क्वेश्चन 1 में भी पढ़ा था कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो ना, उसको हम कहते हैं कि वो ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो एन इम्पॉसिबल
event is an event। अब इसकी मिसाल में आप लिखोगे कि when we toss a coin it may be head और tail, तो दिस इज अ श्योर इवेंट, यानी श्योर है हमें कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट दैट कैन नॉट, जो नहीं आ सकता, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी हालत में, अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक है। तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो होती है। एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, या हेड या टेल। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं होता, दैट बोथ हेड एंड टेल अपीयर एट द सेम टाइम, कि हेड भी और टेल भी एक ही वक्त में क्या हो, ज़ाहिर हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा हुआ, जिसके चांसेस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं हमारे पास। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। तो इट इज सच टाइप ऑफ इवेंट्स दैट कोलेक्टिवली, जो मजमूई तौर पर कवर करें ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होंगे, जो तमाम आउटकम्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है। या जो भी, अगर हम मिसाल लें, मिसाल के तौर पर व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस हो तो क्या क्या आ सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसके अलावा तो कुछ आ नहीं ना सकता। तो इसने हेड भी कवर कर लिया, टेल भी कर लिया सैंपल स्पेस में, तो ये क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। यानी इसमें, इस सैंपल में हेड यानी कॉइन टॉस करने की तमाम प्रोबेबिलिटी आ गई है, कि यानी या हेड हो सकता है या टेल हो सकती है। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। म्यूचुअली exclusive events, such type of events that cannot occur at the
सेम टाइम। ऐसे इवेंट्स जो एक ही वक्त में वाक़या नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर मैं कहूँ जी कॉइन टॉस करना है तो हेड और टेल दोनों आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह का जो भी इवेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसकी जो होती है ना, अगर दो इवेंट ए और बी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा खाली सेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कंडीशन के जो दो इवेंट सेम एक ही वक्त में वाक़या नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद है नल इवेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? नल इवेंट्स। null event, such type of event which is impossible, जो वाक़या नहीं हो सकता, और cannot occur। ठीक है, एग्जाम्पल, it if a coin is tossed, coin toss करें, coin is tossed, the head and tail cannot occur at the same time, तो ये एक नल इवेंट होगा। अगर कहा जाए कि हेड और टेल दोनों आ जाएं तो ये एक तरह से क्या होगा? हमारा नल इवेंट में आ जाएगा। आगे है 19 इक्वी लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, complementary events that cover all possible outcomes, that cover all possible, ऐसे इवेंट्स जो तमाम आउटकम्स कवर कर रहे हों। जैसे पीछे मैंने बताया कि अगर हम कॉइन टॉस करें तो उसमें हेड और टेल आ सकता है, उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्वेश्चन 16 में। complementary event that cover all possible outcomes and do not overlap, और एक दूसरे को तंग ना करें, मिक्स ना हो। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उन दो इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, इन अदर वर्ड्स, if an event occur then other cannot occur, तो दूसरा वाक़या नहीं हो सकता। मसलन अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो हेड अगर आ गया ना तो उसी टाइम पे टेल नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि हेड आने के भी पूरे पूरे चांस होते हैं और टेल आने के भी पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इनको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के, यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के चांस इक्वल हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री इवेंट,
जी नहीं, तो अभी हमने पढ़ा सच इवेंट्स, सच इवेंट तो अभी जो हमने पढ़ा है इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो ये भी यही है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन भी यही है कि ये तमाम पॉसिबल आउटकम को क्या करते हैं, कवर करते हैं। और इक्वली लाइकली में भी क्या है कि वो दे हैव, और साथ इसमें क्या है कि वो इक्वल चांस होता है उन दोनों के पास, दोनों सेम टाइम पे होकर हो सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने इसको बिल्कुल अलहदा करना है इक्वली लाइकली को, इसकी अलहदा आप क्या लिख सकते हो कि ऐसे दो इवेंट्स जिनके मुकम्मल चांस हो आने के। ठीक है। सच इवेंट्स विच हैव इक्वल चांस टू ओकर, इक्वल चांस टू ओकर, तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। यानी हेड और टेल के पास, दोनों के पास पूरे चांस होते हैं। और इसको अलहदा कर लें फिर, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, जो तमाम पॉसिबल इवेंट्स को कवर कर रहे हों। अगर एक आ रहा है तो दूसरा उस टाइम नहीं आएगा। ठीक है। तो 21 पे अगर हम आ जाएं, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये वैसे हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। श्योर इवेंट ये था हमारे पास पीछे 14 वाला क्वेश्चन था। तो श्योर इवेंट क्या है जी, इवेंट दैट इज गारंटी टू हैपन, जो पक्का वाक़या हो सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो इम्पॉसिबल था 15 वाला, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो वाक़या नहीं हो सकता और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे अगर कहा जाए कि कॉइन टास्क करना है तो हेड और टेल दोनों आ जाए, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा। ठीक है। लास्ट पे है जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट, it is such type of event in which occurrence of one event does not affect occurrence of other event ऐसा इवेंट जिसमें एक इवेंट के वाक़या होने से दूसरे पे कोई असर ना पड़े, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड है, अब दूसरी दफ़ा अगर हम करते हैं तो हेड टेल दोनों के आने के चांस होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है। तो ये क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। और डिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे, such type of events, such events in which
occurrence of one event affect the other, एक इवेंट का वाक़या होना दूसरे को अफेक्ट करे तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट। मिसाल के तौर पर अगर हम वो जो ताशफिल डब्बी है, डैक है, डक है, उसमें से एक वो ले लेते हैं कार्ड, तो उसको साइड पे रख लेते हैं, तो पहले पे तो आएगी 52C1। अब जब दोबारा करेंगे, अब कार्ड में से एक निकल चुका है, अब 51C, तो ये क्या है, इफेक्ट हो गया। अब ये आंसर इसका 52 आएगा, इसका 51 आएगा, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट इवेंट हुआ है, ये इफेक्ट हो गया पहले के वाक़या होने से। ठीक है, तो ये थे जी हमारी डेफिनेशन। मैंने सारी वैसे कवर कर तो दी है, फिर भी अगर कोई रह गई हो तो आप बता दीजिएगा। अगर ऑनलाइन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि समझ आई आपको या नहीं, और दोस्तों से शेयर भी कर लिया करें वीडियो को। ठीक है, कुछ नहीं होता। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन सैंपल स्पेस। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, एक जो इवेंट है उसमें जो जो हमारे पास आउटकम आ सकती हैं वो क्या होती हैं, उस इवेंट का सैंपल स्पेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉइन टास्क करें तो क्या क्या आ सकता है, या हेड आ सकता है, या तो ये क्या है, एक सैंपल स्पेस है वन टाइम अगर हम कॉइन टॉस करें तो। ठीक है, तो कहता है राइट सैंपल स्पेस फॉर टॉस ऑफ फिर क्यूबिकल डाइस। अगर हम क्यूबिकल डाइस फेंकें तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकती है। तो क्यूबिक डाइस से मुराद वो लूडो वाली दानी होती है, उसमें क्या क्या होता है, कानी कहते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 और 6। तो ये सैंपल स्पेस होता है जो लूडो का दाना हम फेंकते हैं तो। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन 26। ट्वेंटी 27 है राइट सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो अच्छा, ये 2 तरह से सैंपल स्पेस बना सकते हैं हम इसका ना। ये देखें, पहली दफ़ा फेंके तो या ऐसे का हेड या आएगा टेल, दूसरी दफ़ा फेंके तो इसके ऐसे 2 शाहे बना लें, हेड टेल, हेड टेल। तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम है अगर हम 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं। 3 दफ़ा करेंगे तो आगे 1 दफ़ा और हेड टेल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 28 है गिव सैंपल स्पेस व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। जब हम फेयर डाइस रोल करते हैं ना तो फिर ये सैंपल स्पेस हमारा बन सकता है कि 1 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ऐसे ही 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही 3 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये अगर 2 टाइम्स हम डाई को थ्रो करें तो ये इस तरह हमारे पास सैंपल स्पेस बन सकता है 2 टाइम्स फेयर डाइस का। आगे 29 है वन अ डाई थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होता है, वो आ सकता है डाई से 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी अगर मैं तादाद निकालूं n ऑफ s तो वो ये कितने हैं, 6 हैं। अब जो इसका तरीकाकार इस तरह होता है कि जो भी निकालना हो उसको लेट करके इवेंट का नाम दे लेते हैं ए में हमें क्या चाहिए, प्राइम
नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, 3 है, 5 है। एन ऑफ ए, इसकी अगर मैं तादाद देखूं तो ये कितने हैं, 3 है। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो कैसे आएगा, उसका तरीका होता है यानी ए की इवेंट की तादाद बटा टोटल सैंपल की तादाद। तो ए की तादाद 3 है, टोटल सैंपल 6 है। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया। ठीक है, पहले सैंपल स्पेस निकालना है हमेशा कि क्या क्या आ सकता है, उसकी तादाद देखनी है, फिर जो चीज़ चाहिए वो निकाल लेनी है, उसकी तादाद कितनी है, और फार्मूला निकाल देना है। प्रोबेबिलिटी अगर ए का हुआ तो ए एन यानी एन ए वाले इवेंट की तादाद, एन से मुराद तादाद, और नीचे हमेशा ये आएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, हर सवाल में। 30 या फेयर डाइस इज रोल्ड वंस, वही बात है, रोल किया 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, 30 वाला सैंपल स्पेस सेम बनेगा, एनएफएस भी सेम बनेगा। लेट में इसका नाम रख लेता हूँ बी, क्या है 6। अब अगर सैंपल में देखो 6 कितनी दफ़ा आया हुआ है, एक ही दफ़ा आया हुआ है, तो एन ऑफ बी यानी बी की तादाद कितने हैं, 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, एन ऑफ बी यानी एन की बी की तादाद बटा एन ऑफ एस, टोटल सैंपल की तादाद। बी 1 है और टोटल सैंपल 6 है। तो ये इस तरह हल हो गया। इन थ्रोइंग अ सिंगल डाई, ठीक है, वही बार बार लफ्ज बदल के कह रहा है, काम एक ही हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस यही रहेगा, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सी। सी में हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। एन ऑफ सी यानी सी की तादाद कितने हैं, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। सी 3 है, टोटल सैंपल 6 है। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ऐसे कटिंग भी की जा सकती है। बिल्कुल सेम सिंपल से क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस डाई का वही रहता है। अब जो चीज़ मालूम करनी हो वो पहले आपने लिख लेनी है, फिर उसकी तादाद गिन लेनी है, वो ऊपर रखेंगे, नीचे सैंपल की तादाद और सवाल हल। राइट डाउन सैंपल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन अगर टॉस किए जाएं तो उसका सैंपल स्पेस बना के दिखाएं। तो ये वैसे मैंने 2 का बना के दिखाया था, मैंने बताया था आगे हेड टेल लगाएंगे तो 3 का बन जाएगा। तो यहां देखें जरा, ये आ गया सिंगल टाइम, ये आ गया डबल टाइम। ठीक है, 2 दफा बनाए तो ऐसे बन जाएगा। 3 दफा बनाना है तो आगे दोबारा एक हेड टेल लगा लो, एक और हेड टेल लगा लो, इसके साथ भी एक और हेड टेल, और इसके साथ भी हेड और टेल। ये 3 टाइम्स वाला सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब देखें लिखेंगे कैसे, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है जी, पहला आएगा हेड टेल हेड, दूसरा आएगा हेड टेल टेल। अब इधर हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल। अब नीचे आ जाए, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। ठीक है, ये 3 टाइम्स कॉइन अगर टास्क किया जाए तो उसका, अच्छा ये गलती हो गई है, हेड के हेड और टेल, फिर आगे टेल हेड, फिर हेड टेल, यहाँ भी इसके आगे एक टेल और एक हेड आना चाहिए। तो ये मैं हेड लगा लेता हूँ यहाँ पे।
तो टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और फिर टेल हेड टेल। ये थोड़ी सी चेंजिंग आपने कर लेनी है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया वो। तो ये 3 टाइम सैंपल स्पेस बन गया। अच्छा, मैं इसी को आपको दूसरे मेथड से करवाता हूँ। ये देखें, अगर आपको ये समझ नहीं आता ऐसे कर सकते हैं। ये हेड लिया, ये टेल, इधर दोबारा हेड और टेल, ये 2 टाइम्स के लिए हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये ऐसे बना सकते हैं। ये 4 हमारा सैंपल आ गया। अब दोबारा 3 टाइम बनाना है, फिर देखिए कैसे बनेगा। हेड और टेल यहाँ लें और ये चारों इस तरफ ले लें। हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये चारों मैंने यहाँ ले लिए। अब 3 टाइम देखो कैसे बनता है। हेड हेड हेड, इसको इससे करेंगे हेड हेड टेल, इससे करेंगे तो हेड टेल हेड, और फिर हेड टेल टेल, फिर टेल को इससे करेंगे तो टेल हेड हेड, ये वही बनेगा, ठीक है। टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल, ये लें, ऐसे बना लें। ये हमारा सैंपल आ गया, ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 32 है। State the addition law for 2 non-mutually exclusive events. Non-mutually exclusive event के लिए यूनियन का लॉ लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 34 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन ऑफ अ डायमंड। जो डायमंड है उसकी क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जब कार्ड वाला सवाल आएगा ना तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ होती है, ठीक है। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो बेटा सैंपल स्पेस टोटल 52 कार्ड हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स। तो एन ऑफ एस कैसे निकलेगा? 52 कार्ड है, यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगी, ठीक है। कार्ड्स वाला सवाल जब आएगा ऑफ आ एक कार्ड लेना 52 में से, तो 52 C1 होता है 52। अगर आप 1 वाला तो वैसे यही आता है, वरना कैलकुलेटर यूज करेंगे। 52 लिखेंगे और ये C लिखा हुआ है, ये वाला, ये आ गया C1, तो ये 52, ठीक है। अब इवेंट क्या है जी? डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड 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 किधर गया भाई? क्वीन ऑफ डायमंड जो है मुझे पता नहीं मिल रहा यहाँ पे, चले। ये वैसे हमारी क्वीन होती है, ठीक है। ये जैक होता है, ये किंग होता है, ठीक है। ये स्पेड होता है, ये हार्ट होता है,
ये एक मिनट, ये क्लब होता है, ठीक है। तो ये पत्ते हैं हमारे पास तकरीबन, ठीक है। तो अच्छा जी, अब जो इवेंट है हमारा उस पर आते हैं। उसको पहले लेट करते हैं, नाम दे लेते हैं। लेट ए जो है, क्या इवेंट उसने कहा है? क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ। अब जो डायमंड है उसमें क्वीन कितनी होती है हमारे पास? वो एक ही होती है, ठीक है। तो इसकी एन ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए क्या होगा? एक ही है और एक ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये भी वन ही आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही है और एक ही लेनी है, और मल्टीप्लाई बाय 52 कार्ड है, एक ही था एक ही लेना है, यहाँ पे 0 आएगा। ये जवाब सेम ही आता है। तो फार्मूला बिल्कुल वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की ऊपर इसकी तादाद बटा टोटल सैंपल की। ये 1 है, टोटल सैंपल 52 है, ठीक है। $35 है। इफ अ कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 सैंपल, इसका बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह आएगा, एक ही कार्ड लेना। किंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट वाले कार्ड है उसमें किंग, ये भी एक ही होगा, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस यही यूज करूंगा मैं, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। अब लेट इवेंट का नाम रख लेते हैं कि बी जो है वो कौन सा इवेंट है? किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट। ये कितने हैं? एक ही है। एन ऑफ बी, इसकी तादाद कैसे निकालेंगे? 1C1, तो ये 1 ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर एन ऑफ बी यानी बी की तादाद, नीचे टोटल सैंपल की तादाद। ये 1 है और वो 52 है, ठीक है। लें जी, जो 2 टाइम डाइस हम थ्रो करते हैं उसमें पूछा गया है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन 7 आने के चांस कितने हैं। तो टोटल सैंपल तो देखो एन ऑफ एस अगर ये गिनोगे 36 है। अब इसमें 7 ये वाली लाइन होती है 1 6 2 5 4 3, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 7 है ना, तो ये सारे ऐसे डायगोनल में सारे 7 होंगे, 7 7 7 7 7। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिए। इनकी तादाद n से होती है 1 2 3 4 5 6,
प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ऑफ ए यानी इसकी तादाद नीचे सैंपल की तादाद, ये 6 है, टोटल सैंपल 36 है, कटिंग करनी है तो कर लें, 6 1 जार 6, 6 6 जार। आगे हमें कहा गया है 37 में एक हेड आने की चांस कितने हैं जब 2 पॉइंट टास्क करो, 2 पॉइंट टास्क करो तो ये सैंपल स्पेस बन सकता है। हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल, एन ऑफ एस इसकी तादाद अगर गिनोगे तो ये 4 बनती है, ठीक है। अगर इसकी हम तादाद गिने तो ये 4 बन जाते हैं। तो एक है, अब इवेंट का नाम पहले रखना होता है, ये आपने याद रखना है हमेशा। तो लेट इसका नाम ए रख लेते हैं। क्या इवेंट है, एक हेड आए, तो ये पहले में देखें एक हेड आया हुआ है और ये तीसरे में भी एक ही हेड आया हुआ है। अगर मैं इसकी तादाद देखूं तो एन ऑफ ए कितने हैं, 2। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या आएगा, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो ये 2 हैं, टोटल 4 है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया, ओके। थर्टी 38 है, find the probability of 2 tails if 2 coins are tossed। अगर 2 पॉइंट टॉस किए जाएं तो ये उसका सैंपल बन सकता है। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, और एन एफ एस क्या है, 4 है। अब जो मुझे इवेंट चाहिए मैं उसका नाम रख लेता हूँ बी, कि जो इवेंट बी क्या हमें चाहिए, 2 टेल्स, 2 टेल्स। तो ये आप अगर गौर करो तो ये एक ही आया हुआ है, 2 टेल्स। तो एन ऑफ बी यानी बी की तादाद अगर हम देखें तो कितनी बन रही है, 1। तो फार्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर एन ऑफ बी यानी बी की तादाद, नीचे एन ऑफ आर सैंपल की तादाद। बी की तादाद 1 है, टोटल सैंपल कितना है, ये देखें 4 है, मैंने वही यूज़ किया दोबारा, ठीक है। थर्टी 39 है, ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ए इतना है, प्रोबेबिलिटी बी इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 0.40 है और ये है 0.35, मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी गई है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 5/12। निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सात बटा बारह, ये 2/3 इधर ले आए और ये भी इधर ले आए, उधर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनका हम एलसीएम अगर कर लें 12 का, 3 का और 12 का, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, तो ये नीचे आ जाएगा 12। तो 12 1 12 होता है, तो 7 1 are 7, 3 4 are 12, यानी 3 4 12, तो ये 4 2 8, 12 1 are 12, तो 5 1 are 5। जमा वाले 12 है, माइनस वाले 8 हैं, तो 4/12। ठीक है। अब हम इनको सेम टेबल से क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। 4 1 are 4, 4 3 are 12। तो ये तो उड़ गया भाई। सिंपल बेटा, फार्मूले आपने याद करने, असल चीज ये है। इसी तरह यहाँ फार्मूला है, यहाँ भी फार्मूला ही है। If 3 coins are tossed, अगर 3 कॉइन हम टॉस करें तो ये सैंपल बना हुआ है मेरे पास, ये समझ लो या ये समझ लो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसी को यूज़ करूं 3 कॉइन टॉस को, तो एन ऑफ एस पहले बनाया जाएगा हमेशा। वो ये कितने हैं, 8 हैं ये। ठीक है। अब निकालना क्या है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 2 हेड। अब देखो इसमें 2 हेड हैं, इस इवेंट का पहले नाम रख लेंगे। लेट जो ए है वो क्या है, 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स। तो ये देखें, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और ये टेल हेड हेड। ठीक है। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें हेड कितनी दफ़ा आया हुआ, 3 दफ़ा। एन ऑफ ए यानी इनकी तादाद कितनी है, 3 है। तो बाद में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखा है ना इवेंट का नाम, तो ए लिखेंगे। एन ऑफ ए ऊपर ए की तादाद, नीचे एन ऑफ एस सैंपल की तादाद। ये 3 है और टोटल सैंपल कितने, 8 है। ठीक है। तो इस तरह हमने इसको भी हल कर दिया। उसके बाद है 43। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकालना है, सेम पीछे हमने बी निकाला था, अब ए निकालना है। तो फार्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लामते मुख्तलिफ हैं, तो ये रह जाएगा 0.2। इसको इधर लाएं, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। 44 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 5/12। निकालना है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
सेम फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने मालूम करना है। ए है 2/3, बी है 1/3 और ये है 5/12। अगर हम एलसीएम करें तो 12 ही आएगा। तो 3 4 12, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 3 4 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 12 1 12, तो ये 5 आ जाएगा। जमा के हो गए 12 माइनस 5/12, तो ये आ जाएगा 7/12। है इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, के जो ए है वो है 0.b और जो बी है वो है 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। अब देखें, हमने भी यूज़ भी किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दी हुई, वो निकाल लेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम पीछे सवाल करके आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए है 0.2 और बी की है 0.15, ये हमारे पास आ जाएगा 0.03। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.03 और 0.2 मल्टीप्लाई 0.15। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दी हुई है 0.2, बी है 0.15। तो ये सेक्शन तो हो गया कंप्लीट। अगर आप ऑनलाइन हैं, आपको समझ भी आई है, वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मेहनत करें बहुत ज़्यादा भाई, मेहनत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में।